हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लाइन से क्वेश्चन देखेंगे, लाइन से यानी कि पोइट्री के लाइन से। ठीक है, तो ये पोइट्री की लाइन की आज इस वीडियो में हम पोइट्री की जो लाइनें हैं इम्पोर्टेंट वो पढ़ने वाले हैं। एक मिनट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट टाइम चैनल पे जो वॉच कर रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको थ्योरी क्लासेस कराई जा रही हैं, जैसे कि एलटी की थ्योरी क्लासेस, जिसमें 73 क्लासेस हो गई हैं जो आपकी थ्योरी की है, बाकी सब प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एंड इस चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे लाइक टीजीटी पीजीटी जितने भी हैं, तो उनकी भी थ्योरी क्लासेस कराई जाएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ये बेनिफिट्स मिल सके। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आई ऑल अलोन बीवी माई आउटकास्ट स्टेट इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी? सब लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये लाइनें कहाँ मिलेंगी? आई ऑल अलोन बीवी माई आउटकास्ट स्टेट। देखिए ये जो लाइनें हैं ना, ये आपके शेक्सपियर की लाइनें हैं एंड शेक्सपियर के सोनेट 29 की लाइन है, क्योंकि पोएट यहाँ पे बहुत उदास है और वो कहता है कि वो अकेला बैठकर अपनी बदकिस्मती पर रो रहा है। पोएट को लगता है कि समाज ने उन्हें ठुकरा दिया है, आउटकास्ट स्टेट, समाज ने उन्हें ठुकरा दिया है और उनकी जो किस्मत है वो उनका साथ नहीं दे रही है। तो सोनेट 29 की लाइन है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज अपीयर्स इन। ये लाइनें आपके कहाँ पे आएंगी? एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज। तो ये लाइनें अगेन, ये लाइनें आपके सोनेट 29 की ही लाइनें हैं ये भी। और यहाँ पे पोएट गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं डीप हेवन यानी कि बहरे हुए स्वर्ग को अपनी बेकार चीखें, अपनी बूटलेस क्राइज मतलब बेकार की चीखें। और किसको परेशान कर रहा हूँ? डीप हेवन को परेशान कर रहा हूँ, मतलब ऐसे जगह से मैं बोल रहा हूँ, ऐसी जगह से मैं शिकायत कर रहा हूँ जो हेवन डीप हो गया है, बहरा हो गया है, और मैं अपनी बूटलेस क्राइज, अपनी बेकार की चीखों से उन्हें परेशान कर रहा हूँ। वो तो मेरी चीखें सुन ही नहीं रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि भगवान उनकी नहीं सुन रहे हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, लाइक टू द लार्क एट द ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग इज अ सिमली फाउंड इन। ठीक है, ये एक सिमली भी है, इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है? ये एक सिमली है और ये आपको मिलेगा कहाँ? ये लाइनें, ठीक है। टू अ स्काई लार्क सोनेट 29 और टू अ नाइटिंगेल द विंड होवर, लाइक टू द लार्क एट द ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। अब पहले पोएट दुखी थे, तो अगेन ये सोनेट 29 की लाइन है। पहले पोएट दुखी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बिलेवेड, अपने दोस्त, अपने प्रेमी का ख्याल आता है, उनका जो मूड है वो बदल जाता है। फिर वो कहते हैं कि उनका जो मन है वो उस लार्क पक्षी की तरह हो गया है। किस? लार्क बर्ड की तरह हो गया है, जो सुबह होते ही ब्रेक ऑफ डे, सुबह होते ही ज़मीन से आसमान की तरफ उड़ता है और गाता है। तो ये सिमली भी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, दैट शी माइट थिंक सम अनट्यूटर्ड, ठीक है, अनट्यूटर्ड यूथ इज फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी? दैट शी माइट थिंक सम अनट्यूटर्ड यूथ, ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना, ये जो लाइनें हैं ना, ये शेक्सपियर की जो लाइनें हैं, ये सोनेट 138 की लाइनें हैं। और यहाँ पे पोएट अपनी प्रेमिका के साथ झूठे रिश्ते में है। वो जानबूझकर भोला बनने का नाटक करता है ताकि उसकी जो प्रेमिका है ये सोचे कि वो क्या है, अनट्यूटर्ड यूथ है, यानी कि ना समझ नौजवान है, जिसे दुनियादारी की समझ नहीं है, भले ही पोएट रियल में बूढ़ा हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट इज अ लाइन बाई। ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी? ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। ये लाइनें किसके द्वारा लिखी गई हैं ये बताना है, ठीक है, ये बताना। जॉन डन की कैनोनाइजेशन से है, विलियम शेक्सपियर की सोनेट 29 या 138 से है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस या प्रोस्पाइस से है, जॉन किड्स की ओडानाग्रेशन अर्न की है। कहाँ से है ये जॉन? तो यहाँ पे हमें बताना, ये जो लाइन है, ओ लव्स बेस्ट हैबिट, ये प्यार की सबसे अच्छी आदत है। इस सीमिंग ट्रस्ट,
तो आपको कहाँ मिलने वाली है? तो अगेन ये विलियम शेक्सपियर के सोनेट 138 की लाइन है, ठीक है। सोनेट 138 की लाइनें हैं ये विलियम शेक्सपियर की। इसमें पोएट कहते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे से झूठ बोल रहे होते हैं तो प्यार निभाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो एक दूसरे पर भरोसा करने का क्या करे, सीमिंग ट्रस्ट, एक दूसरे पर भरोसा करने का दिखावा करे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड इज आस्क्ड इन। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। ये क्वेश्चन कहाँ पे किया गया है ये बताना है। जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, जॉन डन की दी कैनोनाइजेशन, बेटर माई हार्ट, थ्री पर्सन्स गॉड, बताना है। देखिए ये जो लाइनें हैं ये आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस में है, ये लाइनें आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस में है। जॉन मिल्टन की पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन जी क्या हो जाते हैं, अंधे होने के नाते मिल्टन बहुत परेशान है। वे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि क्या ईश्वर मुझसे दिन भर की मेहनत कराएगा? डे लेबर मतलब दिन भर की मेहनत। क्या ईश्वर मुझसे दिन भर की मेहनत की उम्मीद करते हैं जबकि उन्होंने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है? क्या उसके बाद भी वो मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं दिन भर मेहनत करूं? तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, गॉड डोथ नॉट नीड ईदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट इज फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी? गॉड डोथ नॉट नीड ईदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, ये बताना है ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन इन्होंने किया था, क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने पूछा। अब ये जो लाइनें हैं, गॉड डॉट नीड ईदर मैंस वर्क, ईश्वर को ना ज़रूरत नहीं है इंसान के कामों की और इंसानों की गिफ्ट की, तो ये भी लाइनें ऑन हिज ब्लाइंडनेस में है। यहाँ पे पोएट के मन में ना पेशेंट की आवाज़ आती है, पेशेंस, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट में पेशेंस की आवाज़ आती है। 6 लाइन जब इन नवी लाइन पे पहुँचते हैं तो पेशेंस वहाँ पे इनका धैर्य बोलता है, आवाज़ देता है, इनको समझाता है। पेशेंस जवाब देती है और समझाती है कि भगवान को ना इंसान के काम और उसके टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, इंसान का जो काम हो, उसकी जो गिफ्ट हो, ईश्वर की इसकी ज़रूरत नहीं है। भगवान तो बस ये चाहते हैं कि इंसान अपनी मर्जी से आगे खुशी से झुक जाए, अपनी मर्जी के आगे खुशी से झुक जाए, बस ईश्वर ये चाहता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, 1 मिनट, हाँ, ओके। अब ये लाइन बताना है, सिंग हेवनली म्यूज दैट वन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब और ऑफ सिनाई ओपन्स। तो ये किसकी लाइनें हैं? मतलब ये लाइनें शुरू होती हैं, सिंग हेवनली म्यूज दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब और ऑफ सिनाई। तो ये लाइनें जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से है, ये लाइनें, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत की है। मतलब किसी भी बड़े एपिक को शुरू करने से पहले पोएट क्या करता है? पोएट सबसे पहले म्यूज़ को बुलाता है, कविता की देवी को बुलाता है, यानी कि इन्हें बुलाता है, इनका इन्वोक करता है। फिर मिल्टन उसी तरह मिल्टन भी यहाँ पे उस हेवनली म्यूज़ को इन्वोक कर रहे हैं, उस हेवनली म्यूज़ से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें भी ओरेब और सिनाई पर्वत, ये जो ओरेब है ये माउंटेन का नाम है, पर्वत का नाम है, ठीक है, ओरेब और सिनाई पर्वत जहाँ मूसा को ज्ञान मिला था, वैसा ही ज्ञान मुझे भी दो। यहाँ पे मिल्टन कविता की देवी को, म्यूज़ को, हेवनली म्यूज़ को इन्वोक कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि जैसे तुमने ओरेब और सिनाई पर्वत पर मूसा को जैसे ज्ञान मिला था वैसे ही ज्ञान मुझे भी दो, क्योंकि मैं एक एपिक लिखने जा रहा हूँ, एक बड़ा महाकाव्य लिखने जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, चलिए, वॉट इन मी इज़ डार्क इल्यूमाइन, वॉट इज़ लो रेज एंड सपोर्ट इज़ अ प्रेयर इन। अब ये जो लाइनें हैं ना, जो भी आपके जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, शेक्सपियर आ गए हैं, उसमें मिल्टन आ गए हैं, तो ये लाइनें आपकी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, पीजीटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी। चलिए, तो ये जो लाइनें हैं, अगेन ये जो लाइनें आपको कहाँ मिलेंगी? पैराडाइज लॉस्ट में मिलेंगी, और ये पैराडाइज लॉस्ट के ना बुक 1 की लाइनें हैं, ठीक है, बुक 1 की लाइनें हैं। यहाँ पे जो पोएट है यानी कि मिल्टन, वो ना गॉड से कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो अज्ञानता का अंधेरा है, वॉट इन मी इज़ डार्क इल्यूमाइन, मेरे अंदर जो अंधेरा है, अंधेरा किसका है? अज्ञानता का, इग्नोरेंस का, उसे ज्ञान की रोशनी से भर दो, उसे क्या करो? इल्यूमाइन कर दो, यानी कि ज्ञान की रोशनी से भर दो, और मेरे चरित्र में जो कमी है उसे ऊपर उठाओ। कह रहे ना लो रेज एंड सपोर्ट,
मेरे चरित्र में जो कमी है उसे ऊपर उठाओ, ताकि ईश्वर के न्याय को सही साबित कर सकूं मैं। तो पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 की लाइन है। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई इज अ मेटाफर फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी, इसका बताना है। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, ये जो एक मेटाफर है इसका यूज़ कहाँ पे हुआ है ये पूछा जा रहा है। ये एक मेटाफर है, इसका यूज़ कहाँ पे हुआ है, ठीक है। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, तो ध्यान रखना ये एक मेटाफर है, ये जॉन डन की पोइट्री है, दी कैनोनाइजेशन में यूज़ हुआ है। और लाइनें भी याद रखना, ठीक है। पोएट जो है ना वो क्रिटिक से कहते हैं कि हम प्रेमी उस कैंडल की तरह हैं, उस मोमबत्ती की तरह हैं जिसमें हम खुद जल रहे हैं, और वो खुद को और अपनी प्रेमिका को क्या कह रहे हैं, फ्लाइज कहते हैं। इसमें जो डन साहब हैं उन्होंने क्या कहा है कि जो मैं हूँ और मेरी प्रेमिका है वो अब खुद को और अपनी प्रेमिका को क्या कह रहे हैं, मक्खिया, फ्लाइज कहते हैं, और अपनी मर्जी से प्यार की आग में कूदकर मर जाते हैं, जो अपनी मर्जी से प्यार की आग में कूदकर मर जाते हैं, जिस तरह मोमबत्तियाँ जलती हैं। तो इस तरह का मेटाफर उन्होंने दिया है। वी विल बिल्ड इन सोनेट प्रिटी रूम्स इज़ अ लाइन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी आपको, एक सेकेंड, थोड़ा और बड़ा, ओके। वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रिटी रूम इन अ लाइन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी आपको। सोनेट 55 कैनोनाइजेशन ओ टू द वेस्ट इन माई लास्ट डचेस। तो देखिए ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें आपको यहाँ पे भी पोएट कह रहे हैं कि अगर समाज हमारे प्यार का सम्मान नहीं करता और हमारे लिए बड़े मकबरे नहीं बनाता तो क्या बात हो, कोई बात नहीं, हम अपनी प्रेम कविताओं में ही रहेंगे। प्रेम कविताएं मतलब सोनेट्स में रहेंगे, लव सोनेट्स में ही रहेंगे, और अपने लिए सुंदर कमरे बनाएंगे, प्रिटी रूम्स, सुंदर कमरे बनाएंगे, और उसी में हम अमर रहेंगे। दी कैनोनाइजेशन में बोलते हैं ये, मतलब हम पोइट्री में अमर रहेंगे। जब जब पोइट्री पढ़ी जाएगी, जब जब सोनेट्स पढ़े जाएंगे, हमें पढ़ेंगे लोग और हम उसमें अमर रहेंगे। कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई मकबरा नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। सी वॉट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपेल इज फ्रॉम, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी। से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपेल फ्रॉम, रेप ऑफ द लॉक है, डंसियड है, पैराडाइज लॉस्ट है, एंड इलियड है। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये अलेक्जेंडर पॉप की लाइनें हैं, द रेप ऑफ द लॉक की लाइनें हैं, ठीक है। अब पोएट यहाँ पे म्यूज से पूछ रहे हैं, जो म्यूज है, ठीक है, जो म्यूज है, जो देवी है, उससे पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन सा अजीब स्ट्रेंज मोटिव था, वो कौन सा स्ट्रेंज मोटिव था जिसने एक सभ्य और रईस आदमी को एक महिला के बाल काटने जैसा अपराध करने पर कंपेल कर दिया, मजबूर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन, द एडवेंचर्स बैरन द ब्राइट लॉक्स एडमायर डिस्क्राइब द एंटागोनिस्ट इन, ये एंटागोनिस्ट कहाँ मिलेगा, चलिए ये एंटागोनिस्ट कहाँ मिलेगा बताना है। और देखिए ये जो लाइनें हैं ना, ये रेप ऑफ द लॉक में विलन, जो विलन है, जो एंटागोनिस्ट है, कौन, बैरन, है ना। बैरन का इंट्रोडक्शन देती है, द एडवेंचर्स बैरन द ब्राइट लॉक्स एडमायर्ड। बैरन जो है ना, बैरन नाम का जो पर्सन है वो सुबह सुबह उठकर बेलिंडा के सुंदर और चमकीले ब्राइट लॉक्स की तारीफ करता है और फिर फैसला करता है कि वह उन्हें किसी भी तरह हासिल करके रहेगा, चाहे प्यार से या धोखे से, मतलब कुछ भी। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट लाइन है द लोविंग हार्ट विंड स्लोली ओवर द ली इज फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी। है इजी सारी लाइनें, बस रिवीजन का पर्पस था कि इसको रिवीजन कराना है आप लोग को, बस लाइनें जितनी भी हों इम्पोर्टेंट उसका रिवीजन कराना है। यहाँ पे हमें बताना है ये लाइनें थॉमस ग्रे की एलजी डिटिनेना कंट्री चर्च यार्ड की लाइनें हैं, और शाम का समय है, जो पशु हैं लोविंग हार्ट, ठीक है, लोविंग हार्ट यानी कि जो रंभाते हुए जो पशुओं का झुंड है वो ली मतलब होता है चारागाह, वो चारागाह से धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट रहे हैं। और ये जो सीन है ना, ये दिन के ख़त्म होने यानी कि अंधेरा आने का संकेत है, या यूँ बोलो मौत का। नेक्स्ट पे आएंगे द प्लोमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स हिज वेरी वे डिपिक्ट अ सीन, ये सीन कहाँ पे आती है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है। ये सीन एलजी डिटिनेना कंट्री चर्च यार्ड में ये लाइनें हैं, और अगर पूछा जाए इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है तो ट्रांसफर एपिथेट है, ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि एलजी डिटिनेना कंट्री चर्च यार्ड की शुरुआती लाइन है ये, इसमें ना शाम का सीन है,
पोएट बताते हैं कि अंधेरा हो रहा है, खेत में काम करने वाला जो किसान है, जो प्लोमैन है, वो दिन भर की मेहनत के बाद थके हुए कदमों से वियरी वे अपने घर की ओर लौट रहा है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव इज़ अ फेमस लाइन। ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी? तो ये लाइनें अगेन एल्सी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में मिलेंगी। यहाँ पे भी पोएट कहता है इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी नाम कमा ले, कितना भी ग्लोरी कमा ले, लेकिन एट द एंड क्या होता है? सबका रास्ता एक ही जगह जाता है। कहाँ जाता है? कब्र की तरफ, ग्रेव की तरफ। यानी कि मौत अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करती। नेक्स्ट वन पे आएंगे। फुल मेनी ऑफ फ्लावर इज़ बॉर्न टू ब्लश अनसीन इज़ फ्रॉम। ये भी बताना है ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। फुल मेनी ऑफ फ्लावर इज़ बॉर्न टू ब्लश अनसीन। तो देखिए ये भी लाइनें एल्सी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की ही लाइनें हैं। बहुत सुंदर मेटाफर यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। पोएट कहते हैं कि बहुत से खूबसूरत फूल जंगल में खिलते हैं और बिना किसी के देखे मुरझा जाते हैं। मतलब जंगल में बहुत सारे खूबसूरत फूल खिलते हैं ना, हर किसी की नज़र थोड़ी ना पड़ती है उन फूलों पे, वो कब खिले कब मुरझा गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि गांव में बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन गरीबी और मौके ना मिलने के कारण, गरीबी और मौका ना मिलने के कारण वो भी गुमनामी में ही मर गए होंगे। उनके टैलेंट को कोई देख नहीं पाया होगा। तो यहाँ पे उन्होंने जंगल के फूलों से क्या किया? कंपैरिजन किया। तो यहाँ पे भी मेटाफर यूज हुआ है। नेक्स्ट पे आएंगे। सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्री ब्लड अपीयर्स इन। इसका बताना है ये लाइनें कहाँ पे आएंगी। ओके तो देखिए ये भी लाइनें ध्यान रखना है, एल्सी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की ही लाइनें हैं। और पोएट यहाँ पे इमेजिनेशन करते हैं कि कब्र में जो दफन लोग हैं वो कोई कॉमन सा किसान, शायद वो ओलिवर क्रॉमवेल जैसा महान नेता बन सकता हो। मतलब उसके अंदर ये टैलेंट रहा होगा कि वो ओलिवर क्रॉमवेल जैसा महान नेता बन सकता था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस किसान ने क्रॉमवेल की तरह अपने देश के लोगों का खून नहीं बहाया होगा, बस। तो गिल्टलेस ऑफ ब्लड, ये ध्यान रखना है। तो एल्सी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये जो क्रॉमवेल था ये इंग्लैंड का एक हिस्टोरिकल शासक था। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम दियर माउंटेन स्प्रिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन। ये जो लाइनें हैं ये कहाँ पे डिस्क्राइब होती हैं? दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम दियर माउंटेन्स स्प्रिंग। कुबला खान है, टिंटनेबे है, ब्रूक है, डोवर बीच है। बताना है। देखिए ये जो लाइनें हैं ना ये आपके टिंटनेबे की लाइनें हैं, ठीक है। ये टिंटनेबे की लाइनें विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है। पोएट जो है वो 5 साल बाद वापस उस जगह पे आए हैं और वायर रिवर को देख रहे हैं। पोएट कहते हैं कि नदी का जो पानी है वो माउंटेन स्प्रिंग से बहकर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? नदी का पानी माउंटेन स्प्रिंग्स यानी कि पहाड़ों के झरने से बहकर आ रहा है। और उसकी कलकल की जो आवाज़ है, वो बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन लाइनों को। एक सेकेंड, चलिए। इन विच हैवी एंड द वेरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड इज लाइटेंड इज फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी आपको? ये भी बताना है ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी। इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट, तो ये ध्यान रखना ये कीवर्ड है वेरी वेट, ठीक है। अगेन ये टिंटनेबे की लाइन है, ये लाइन टिंटनेबे से है। पोएट कहते हैं कि दुनिया बहुत उलझी हुई है और समझ से बाहर है। अनइंटेलिजिबल है यानी कि दुनिया इतनी उलझी हुई है और समझ से बाहर है, जिसका बोझ हमारे दिमाग पर रहता है। लेकिन जब वो नेचर के बारे में सोचते हैं तो ये जो वेरी वेट है ये क्या हो जाता है? ये हल्का हो जाता है। ये जो भारी बोझ है ये हल्का हो जाता है। मतलब दुनिया की जितनी भी टेंशन है, चाहे वो जिम्मेदारी की हो, चाहे शहर के शोर शराबे की टेंशन, दुनिया में जितनी भी समाज की टेंशन है वो तो रहता ही है, उससे दिमाग हमारा भारी हो जाता है। लेकिन जैसे मैं नेचर के बारे में सोचता हूँ ये जो भारी वेट है ना ये हल्का हो जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे। अ प्रेजेंट दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट। इसका बताना है ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी, किससे रेफर किया जा रहा है यहाँ पे? अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स। तो अगेन ये लाइनें नेचर को की जा रही है और टिंटनेबे की ही लाइनें हैं, ठीक है। वर्ड्सवर्थ के नेचर प्रेम को दिखाती है यहाँ पे। पोएट कहते हैं नेचर में क्या है? एक दैवीय प्रेजेंस फील करते हैं। पोएट को ना नेचर में एक ना डिवाइन पावर फील होती है जो उन्हें खुश कर देती है, उनके मन में ऊंचे और एलिवेटेड थॉट भर देती है। उन्हें लगता है कि भगवान कड़ कड़ में हैं,
ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर्स इज फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी? ये सब उद्देश्य जानते हो, इस तरह की वीडियो लाना सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सिर्फ रिवीजन कराना, ठीक है, सिर्फ आपका रिवीजन हो जाए बस। फिर प्रैक्टिस लेके आएंगे, 10 प्रैक्टिस, 10 दिन में 10 प्रैक्टिस हम कर लेंगे, 10 दिन बचा रहेगा। अभी कल के लिए तैयार होना, कल के लिए ग्रामर का पूरा मैराथन होगा, ग्रामर का ये मैराथन होगा, चाहे जितने भी घंटे की जाए, ठीक है। सब कुछ उसमें पूरा जितना भी सिलेबस है, ग्रामर का जो भी सिलेबस रहेगा सब इसमें रहेगा, इंक्लूड रहेगा, ठीक है। चलिए, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पार्ट्स, इसमें बताना है, ये लाइनें आपके द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइनें हैं। एंड इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मॉडर्न जीवन की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं, है ना, इसी में लगा देते हैं गेटिंग एंड स्पेंडिंग, और इस चक्कर में हम अपनी असली मानसिक और आध्यात्मिक जो पावर है हमारे अंदर उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। इतना पढ़ लो ना, इतना रिवाइज कर लो कि सब टिप्स पे आ जाए हर चीज़। चलिए, ग्रेट गॉड आईड रेदर बी पेगन अ शक्ल्ड इन क्रीड आउट वॉन, ये कहाँ पे मिलेगा? इज एन एक्सक्लेमेशन बाई, तो ये किसके द्वारा है, ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी? ग्रेट गॉड आईड रेदर बी अ पेगन, कुछ नहीं याद आ रहा तो पेगन याद आ रहा है, पेगन में विलियम वर्ड्सवर्थ याद रखना, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन ही है ये भी। अब पोएट यहाँ पे मॉडर्न दुनिया से बहुत तंग आ गए हैं और वो गॉड से कहते हैं कि मैं एक पेगन बनना पसंद करूँगा। पेगन क्या होते थे? ये लोग ना मूर्ति पूजक होते थे जो नेचर को पूजते थे, ठीक है। तो पोएट इतना ज़्यादा तंग आ गए हैं मॉडर्न दुनिया से कि वो अब पेगन ही बनना चाहते हैं, तो कहते हैं मैं पेगन बनना पसंद करूँगा, भले ही उनका धर्म पुराना हो गया हो, कम से कम वो नेचर के करीब तो हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर एड्रेस, तो किसे कहा जा रहा है यहाँ पे? डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, सुनो ओ सुनो, तो ये पीबी शैली की ओ टू द वेस्ट विंड की लाइन है। यहाँ पे पोएट ना वेस्ट विंड को एड्रेस कर रहे हैं, वो हवा को कह रहे हैं नष्ट करने वाली, यानी कि डिस्ट्रॉयर, क्योंकि वह पुराने पत्तों को झाड़ देती है। प्रिजर्वर इसलिए कहते हैं रक्षा करने वाली, क्योंकि वह बीजों को सेफ रखती है ताकि स्प्रिंग में नए पौधे उग सकें। तो वेस्ट विंड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड इज अ क्राई ऑफ डिस्पेयर इन, इसका बताना है। तो ये भी लाइनें आपको कहाँ मिलेंगी? ओ टू द वेस्ट विंड में मिलती हैं। पीबी शैली की सबसे दर्द भरी पुकार है इन लाइनों में। पोएट यहाँ पे जानते हो क्या कहते हैं इन लाइनों में? पोएट अपने पर्सनल जीवन के दुखों से बहुत परेशान है और चिल्लाते हैं। यहाँ पे क्राई किसका? डिस्पेयर ऑफ क्राई पीबी शैली का ही है। वो दर्द भरी पुकार करते हैं और चिल्लाते हैं कि मैं जीवन, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, मैं जीवन के कांटों पर गिर पड़ा हूँ और मुझे खून बह रहा है। और वो हवा से मदद मांगते हैं कि वह उसे इस दुख से ऊपर उठा ले। जीवन के कांटे मतलब जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं वो एकदम बोझ तले दब चुके हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज अ रिक्वेस्ट इन। मेक मी दाई लायर, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किसका रिक्वेस्ट है ये? यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज अ रिक्वेस्ट इन। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लाइन भी ओ टू द वेस्ट विंड की ही लाइनें हैं। और यहाँ पे जो शैली है ना वो विंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे तुम जंगलों के पेड़ों से संगीत पैदा करती हो, यानी कि जब तुम बहती हो ना, जंगलों के पेड़ों से जाती हो तो एक संगीत सुनाई देता है, वैसे मुझे भी अपना लायर बना लो, मुझे भी क्या कर लो, अपना वाद्य यंत्र बना लो। पोएट चाहता है कि हवा उनके जो रेवोल्यूशनरी थॉट है उसको पूरी दुनिया में फैला दे। हवा तो पूरी दुनिया में चलती है ना, तो इसलिए वो हवा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे थॉट को भी तुम क्या करो, मेरे जो रेवोल्यूशनरी थॉट हैं, क्रांतिकारी विचार है, उसको भी पूरी दुनिया में फैला दो। प्योरेस्ट दाई फॉल हार्ट इन प्रोफ्यूज स्ट्रेंस ऑफ अनप्रीमिडिएटेड आर्ट डिस्क्राइब। बताना है ये लाइनें कहाँ मिलेंगी आपको, ठीक है। नाइटिंगल है, स्काईलार्क है, थ्रस है, कुकू है, किसे कहा गया है, किसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये पीबी शैली की पोइट्री है टू आ स्काईलार्क। यहाँ पे जो पोएट है ना वो स्काईलार्क बर्ड की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम अपना पूरा दिल खोल कर गाती हो, ठीक है। तुम क्या करती हो? तुम अपना पूरा दिल खोल कर गाते हो। तुम्हारा जो म्यूजिक है, तुम्हारी जो संगीत है वो बिना किसी तैयारी के या बनावट के निकलता है। अनप्रीमिडिएटेड, बिना किसी
तैयारी या बनावट के निकलता है, जो इंसानी कला से कहीं ज़्यादा सुंदर है। आवर सिंसियरेस्ट लॉफ्टर विथ सम पेन इज फ्रॉट इज फ्रॉम, इसका बताइए क्या होगा। ये लाइनें आपको कहाँ मिलेंगी। आवर सिंसियरेस्ट लॉफ्टर विथ सम पेन इज फ्रॉट, तो ये ध्यान रखना। टू अ स्काई लार्क, ओडाना मेलनकली, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, डोवर बीच, ये कहाँ की लाइनें हैं ये बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें भी टू आई स्काई लार्क की ही काफ़ी फेमस लाइनें हैं, ध्यान रखना। आवर सिंसियरेस्ट लॉफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट। शैली यहाँ पे कहते हैं ना कि जो बर्ड है, बर्ड की खुशी कैसी है, बहुत प्योर है, ठीक है। जो पक्षी है उसकी खुशी प्योर है, लेकिन इंसान की नहीं है। बट जो बर्ड है ना वो खुशी से गा रहा है, उसके अंदर ना दुख है ना कुछ, वो खुशी जो भी गा रहा है वो प्योर होके गा रहा है, लेकिन इंसान की नहीं है। क्योंकि हम इंसानों की सबसे सच्ची हंसी क्या होती है, सबसे सच्ची हंसी में भी थोड़ा दर्द, थोड़ा पेन मिला होता है। हम कभी पूरी तरह से खुश हो ही नहीं सकते हैं। हर्ड मिलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर इज फ्रॉम, काफ़ी फेमस भी है। तो ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी, ये ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में मिलेंगी ये लाइनें। और ये लाइनें जॉन किट्स की पोयम है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। पोएट कहते हैं कि जो संगीत हम कानों से सुनते हैं वो तो अच्छी है, जो संगीत हम कानों से सुनते हैं वो स्वीट है, अच्छी है, बट जो संगीत हम सुन ही नहीं सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वह उससे भी ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि वो परफेक्ट होता है और कभी बदलता नहीं है। जो ग्रेशियन अर्न में है, अर्न में एक बंदा है ना बांसुरी बजा रहा है, तो उस बांसुरी बजाने वाले को देख के कह रहे हैं कि उसकी बांसुरी कितनी मीठी, उसकी जो आवाज़ होगी कितनी मीठी होगी, क्योंकि वो संगीत हम सुन ही नहीं सकते, उसको बस कल्पना कर रहे होंगे कितनी मीठी होगी, है ना, जो कभी बदलेगी नहीं, वो परफेक्ट होगी एकदम। नेक्स्ट पे आएंगे, बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस्ट दाउ किश इज एड्रेस टू अ फिगर ऑन, किसे एड्रेस, किस फिगर को एड्रेस किया गया है। बोल्ड लवर नेवर 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 कांस्ट दाउ किश, तो यहाँ पे हमें बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये भी लाइन है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की लाइन है। तो अर्न में जो क्लश है ना, जब मतलब जो अर्न है ना उस पर बने जो चित्र हैं उसके लिए कहा गया है। पोएट उस चित्र में बने एक प्रेमी से कहते हैं, एक प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका को किस करने जा रहा है, बस किस करने जा रहा है, किस कर नहीं रहा है, और वैसे ही है, वैसे चित्र बना हुआ है। तो उसको देख के यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि तुम अपनी प्रेमिका को कभी किस नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम चित्र में जमे हुए हो, वैसे के वैसे हमेशा रहोगे। लेकिन दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारा प्यार और उसकी सुंदरता कभी खत्म ही नहीं होगी, वो तो ऐसे ही बनी रहेगी। तुम्हारा प्यार भी वैसे, तुम मतलब किस करना जो चाह रहे हो, तुम्हारा जो प्यार है उसी तरह बना रहेगा, तुम्हारी जो बिलबेड है वैसे सुंदर रहेगी, वो कभी बूढ़ी ही नहीं होगी। तो इस तरह वो कह रहे हैं ग्रेशियन अर्न में। एक सेकेंड, हाँ चलिए। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग क्रिएट द एटमोसफियर इन, ये एटमोसफियर आपको कहाँ मिलेगा, ये वातावरण पूरा किस पोयम में है। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, ठीक है, ये शुरुआती लाइन है, और कोई भी बर्ड गाता नहीं है। तो ये जॉन किट्स की ला बेले डेम सेंस मर्सी की लाइन है, शुरुआती लाइन है, ओपनिंग लाइन है। और ये लाइन ना माहौल की उदासी वीरानी को दिखाती है कि झील के किनारे घास सूख गई है। ये जो सेज मतलब घास, झील के किनारे जो घास है ना वो सूख गई है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई चिड़िया नहीं गा रहा है। तो ये जो सीन है ना, ये नाइट के मानसिक हालत को दिखा रहा है जो योद्धा है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, आई सी आ लिली ऑन दाई ब्रो विद एनगुइस मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, सॉरी फीवर ड्यू, ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी आपको, ठीक है। सिर्फ रिवीजन के लिए है, और स्कोर बताइएगा कितना स्कोर किया है। 70 क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा नहीं लिया है मैंने आज में, सिर्फ 70 है। अभी इस पर हम इसलिए कम किया है क्योंकि मुझे भी एक और वीडियो बनाना है, क्योंकि उस पर लेटर राइटिंग पे आपकी रिक्वेस्ट था वो, तो वो हम देख लेंगे, और कल ग्रामर का मिल जाएगा, फिर परसों से हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आई सी आ लिली ऑन दाई ब्रो विद एनगुइस मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू इज फ्रॉम, तो ये भी लाइनें कहाँ पे मिलेंगी, ये लाइनें ला बेले डैम सेंस मर्सी में ही है लाइनें। और पोएट उस बीमार योद्धा जो नाइट है ना, उस नाइट से कहता है कि तुम्हारा जो माथा है वो लिली के फूल जैसा सफ़ेद यानी कि पीला पड़ा हुआ है, और उस पर दुख और बुखार का पसीना, फीवर ड्यू मतलब बुखार का पसीना है, ये उसके प्रेम में मिले धोखे और बीमारी का संकेत है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो लाइन है, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट दैट अराइज इन मी
इज फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से मिलेंगी आपको? एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी, ब्रेक ब्रेक टीयर्स आइडल टीयर्स इन मेमोरियम डोवर बीच। चलिए बताइए। देखिए ये जो लाइनें हैं ना, ये ब्रेक ब्रेक की है। कहाँ की है? ब्रेक ब्रेक की है। पोएट जो है वो समुद्र के किनारे बैठा है, वो देखता है कि जो मैरिनर्स हैं, जो नाविक हैं, वो बच्चे, नाविक के बच्चे चिल्ला रहे हैं और खुश हैं। समुद्र भी अपनी आवाज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन पोएट अपने दोस्त यानी कि आर्थर हेनरी हेलम के मरने के बाद इतने दुखी हैं कि वो कहते हैं काश मेरी जुबान भी उन थॉट को बोल पाती जो मेरे अंदर उठ रहे हैं, जो मेरे अंदर दुख है, काश मेरी जुबान भी उसको एक्सप्रेस कर पाती। तो उनका जो दुख है वो इतना गहरा है कि शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। ये किससे है, मतलब किसकी लाइनें हैं ये? बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी, ये किसकी लाइनें हैं? तो ये लाइनें भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ब्रेक ब्रेक की ही लाइनें हैं। पोएट उन पुराने दिनों को याद कर रहे हैं ना, जब उनके दोस्त जिंदा थे, आर्थर हेनरी हेलम, जो टाइम उन्होंने आर्थर हेनरी हेलम के साथ स्पेंड किया, उस टाइम को वो याद कर रहे हैं और कहते हैं कि वो जो टेंडर ग्रेस था, टेंडर ग्रेस मतलब वो जो प्यारा समय था, है ना, प्यारा समय अब मर चुका। दे डैट, यहाँ पे कह रहे हैं दे डैट इज डेड, यानी कि अब उसकी मौत हो चुकी है, अब वो कभी वापस विल नेवर कम बैक टू मी, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल आई विल ड्रिंक लाइफ टू लेस इज स्पोकन बाई। ये कौन कहता है कि मैं आराम नहीं कर सकता? आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस। तो ये कहाँ की लाइनें हैं? तो ये जो लाइनें हैं ये आपके टेनिसन की यूलिसिस की लाइनें हैं। यूलिसिस एक ऐसा राजा है ना जो घर पे टिक नहीं सकता, वो कहता है मैं यात्रा से आराम नहीं ले सकता, है ना। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मैं ट्रेवल से आराम नहीं ले सकता। ड्रिंक लाइफ टू द लेस, यहाँ पे जो ड्रिंक लाइफ टू द लेस है ना, ड्रिंक लाइफ टू द लेस, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है? जीवन को आखिरी बूंद तक पीना, यानी जीवन का पूरा आनंद और अनुभव लेना। ये एक फ्रेज है, इसको याद रखना, फ्रेज भी। ड्रिंक लाइफ टू द लेस यानी कि जीवन की आखिरी बूंद तक पीना, मीन्स जीवन का पूरा आनंद और अनुभव लेना। तो ये ध्यान रखना। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस। मेड वीक बाई टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, डिस्क्राइब, किसको डिस्क्राइब किया गया है? मेड वीक बाई टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, यूलिसिस एंड उनके जो मैरिनर्स हैं कि शैटन और उसके जो लेजियंस हैं, ड्यूक ऑफ फेरारा को लोटस ईटर, लोटस ईटर तो है नहीं आपके सिलेबस में, यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे जो लाइनें हैं मेड वीक बाई टाइम एंड फेट, तो ये यूलिसिस की लास्ट लाइनों में से एक है। यहाँ पे यूलिसिस अपने साथियों के बारे में कहते हैं, ठीक है। जो यूलिसिस है वो अपने साथियों के बारे में कहता है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, कि हम अब बूढ़े हो गए हैं, समय और किस्मत ने हमारे शरीर को क्या कर दिया है? वीक कर दिया है। समय और किस्मत ने क्या कर दिया है? हमारे शरीर को वीक कर दिया है। लेकिन हमारी जो विल पावर है, हमारी जो इच्छा शक्ति है, वो अभी भी बहुत मजबूत है और हम अभी भी खोजने और लड़ने के लिए तैयार है। तो यूलिसिस किसको कह रहा है? अपने मैरिनर, अपने साथियों के बारे में। नेक्स्ट पे आएंगे, विल्ट प्लीज यू शिट एंड लुक एट हर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन। ये क्वेश्चन कहाँ पे किया जा रहा है बताना है। विल्ट प्लीज यू शिट एंड लुक एट हर, तो ये ध्यान रखना। ये जो लाइनें हैं ना, ये आपके माई लास्ट जस्टिस की लाइनें हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग की। और ड्यूक, इसमें जो ड्यूक ऑफ फेरारा है, ड्यूक है, वो अपने मेहमान को अपनी मर चुकी पत्नी का पेंटिंग दिखा रहा है। अब बड़े रॉब से पूछता है क्या आप बैठकर उसे देखना पसंद करोगे? विल प्लीज यू शिट एंड लुक एट हर, क्या आप उसे बैठकर देखना पसंद करोगे? जो ये दिखाता है कि ड्यूक अपनी पत्नी को एक सजावट की वस्तु समझता है जिसे देखने के लिए भी उसकी इजाज़त चाहिए। ओ माय गॉड। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ शी हॉर्स इज द क्लोजिंग इमेज, किसकी क्लोजिंग इमेज है ये? ध्यान रखना। नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ शी हॉर्स, तो ये माई लास्ट डचेस की आखिरी लाइन है, ठीक है। माई लास्ट डचेस की ये आखिरी लाइन है। जाते समय जो ड्यूक है ना, वो मेहमान को एक और मूर्ति दिखाता है जिसमें देवता नेपच्यून एक समुद्री घोड़े को क्या कर रहे हैं? टेम कर रहे हैं, काबू कर रहे हैं, जो इस बात का सिंबलाइज है कि ड्यूक अपनी पत्नी को भी इसी तरह काबू किया था, या यूँ बोलो मरवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे।
आई वॉज एवर अ, ये काफ़ी अच्छी लाइन लगती है, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर। ये कहाँ पे मिलेंगी, कितनी बार मैंने इसको पढ़ा दिया है, एक बार तो सिलेबस में पढ़ाया है, थ्योरी पढ़ाया है ना, मालूम कितनी बार ये लाइनों को करा दिया है। ये आखिरी रिवीजन चल रहा है तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर। तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की यूलिसिस की लाइन है, सॉरी प्रोस्पाइस की लाइन है। कहाँ की लाइन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की प्रोस्पाइस की लाइन है, ठीक है। और जो पोएट है ना वो मौत के करीब हैं, वो कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर संघर्ष किया है, मैं एक फाइटर रहा हूँ, इसलिए मैं मौत से डरूंगा नहीं, बल्कि एक आखिरी लड़ाई, वन फाइट मोर, एक आखिरी लड़ाई और लड़ूंगा। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स इज फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी भैया, बताना है। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स। तो ये ध्यान रखना, ये जो लाइनें हैं ये मैथ्यू अर्नोल्ड की डोवर बीच की लाइनें हैं। यहाँ पे पोएट अपनी प्रेमिका से कहते हैं, प्रेमिका बोलो, वाइफ बोलो, लिसन सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स, समुद्र की लहरें जब पत्थरों को वापस खींचती हैं तो पत्थरों के रगड़ने की एक कठोर आवाज़ आती है, एक ग्रेटिंग रोर आती है, और ये आवाज़ ना ये पोएट के मन में उदासी पैदा करती है। Hath really neither joy nor love nor light describe the world in। बताओ, पोएट जो थे, जो राइटर थे, वो कितने डीप सोचते थे चीज़ों को ना। अभी वर्ड्सवर्थ को ही देख लो, नेचर को कितना डीप लेके चलते थे, नेचर में उन्हें हर चीज़ दिखाई देता था, डिवाइन पावर दिखता था। जैसे हम गॉड को मानते हैं तो वर्ड्सवर्थ नेचर को ही गॉड मानते थे, उनको लगता था कि नेचर में ही डिवाइन पावर है, वो हर समय हमें देखती है, वही सब कुछ क्या करती है, सभी को वही देखती है। ये लाइनें बतानी है। हैथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट डिस्क्राइब द वर्ल्ड इन। डोवर बीच है, वेस्टलैंड है, लंदन है, सेकेंड कमिंग है। छोटा कर दूं क्या, चलिए बताना है यहाँ पे ये लाइनें आपको कहाँ मिलेंगी। हैथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट डिस्क्राइब इन वर्ल्ड। देखिए ये जो लाइनें हैं ना, यहाँ पे भी इन लाइनों में पोएट जो है ना वो कहते हैं, ये जो दुनिया है ना, जो सपनों की तरह इतनी सुंदर दिखती है, असलियत में यहाँ ना तो खुशी है, असलियत में रियली अगर देखा जाए यहाँ ना तो खुशी है, ना प्यार है, ना लाइट है। लाइट का मतलब ना कोई रोशनी है, बस अंधेरा है। और क्या है, बस अंधेरा है और संघर्ष है। तो ये डोवर बीच की ही लाइनें हैं। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। He taught us little but our soul had felt him like the thunder's roll। ये बताना है ये किसकी लाइनें हैं, लॉर्ड बायरन की। लॉर्ड बायरन मेमोरियल वर्सेस के बारे में उन्होंने बोला है। मेमोरियल वर्सेस में वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला है कि लंदन 1800 मिल्टन के शेक्सपियर। बताना है, ही टॉट अस लिटिल बट आवर सोल हैड फेल्ट हिम लाइक द थंडर्स रोल। यहाँ पे चलो मैं यहाँ इसको तो हटाई दे रही हूँ, इसको भी हटाई दे रही हूँ। अब ये दोनों हैं मेमोरियल वर्सेस की ही लाइनें हैं, ध्यान रखना है। बट यहाँ पे इन्होंने किसको कहा है, किसने हमें सिखाया है, लॉर्ड बायरन को कि वर्ड्सवर्थ को, ठीक है। किसने हमें सिखाया, थोड़ा बहुत सिखाया, बट आवर सोल हैड फील्ड लाइक हिम लाइक द थंडर्स रोल। तो ये लाइन मैथ्यू अर्नोल्ड की पोयम मेमोरियल वर्सेस की ही लाइनें हैं। यहाँ पे जो पोएट है ना वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने हमें कोई बड़ी सीख नहीं दी है, लेकिन इनकी जो पोइट्री में इतना जोश था कि हमारी आत्मा ने इन्हें बिजली की कड़क, थंडर मतलब थंडर यानी कि बिजली की कड़क की तरह फील किया है। तो ये थे लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन को ये बोलते हैं, ठीक है। पोएट यहाँ पे लॉर्ड बायरन के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बायरन ने हमें कोई बड़ी सीख नहीं दी है, लेकिन इनकी जो पोइट्री में इतना जोश हमें देखने को मिलता है कि हमारी आत्मा ने उसे बिजली की कड़क की तरह फील किया है। थंडर जिस तरह बिजली की कड़क होती है उसी तरह हमारी आत्मा ने उनकी पोइट्री में फील किया, ऐसा जोश था। इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ की तारीफ की है काफ़ी। द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर इज फ्रॉम। इसका बताना है बच्चे, द ब्लड डीम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर इज फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है, देखिए ये जो लाइनें हैं ना, द ब्लड डीम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर, ये लाइनें आपकी W.B. ईट्स की द सेकेंड कमिंग की लाइनें हैं। ओह एक मिनट, द सेकेंड कमिंग की लाइनें हैं ये। और ये जो है ना, ये जो पोइट्री है ना, ये दुनिया में जो फैल रही क्योस है यानी कि अराजकता, उसके बारे में है द सेकेंड कमिंग।
यहाँ पे इन्होंने ब्लड डीम्ड की बात की है, ब्लड डीम्ड टाइड की बात की है ना। इसका मतलब यह खून से सनी हुई लहरें। पोएट कहते हैं कि हिंसा हर जगह फैल गई है, मासूमियत अब डूब रही है। सेकेंड कमिंग यानी कि नया जनरेशन जो आएगा वहाँ पे हिंसा हर तरफ फैल गई है, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हिंसा हर तरफ फैल गई है, अब मासूमियत कहीं नहीं रही है। स्लॉचेस टुवर्ड्स बेथलहेम टू बी बोर्न रेफर्स टू, यहाँ पे ये किसे रेफर किया जा रहा है? रफ बीस्ट को या मेजाई को, क्राइस्ट को या एंटी क्रिस्ट को? स्लॉचेस टुवर्ड्स बेथलहेम टू बी बोर्न, तो ये भी द सेकंड कमिंग की ही काफ़ी फेमस और आखिरी लाइन में आती है, आखिरी लाइन आई थिंक है ये। और पोएट को एक भयानक सपना दिखता है इसमें ना। वो पूछते हैं वो कौन सा डरावना जानवर है जो बेथलेहम की तरह अजीब चाल से बढ़ रहा है। स्लॉचेस मतलब क्या होता है? अजीब चाल। ये बेथलेहम की तरह, बेथलेहम कौन था ये ध्यान रखना है। बेथलेहम कौन था? जहाँ जीसस क्राइस्ट जन्म थे, मतलब जहाँ पे जो मतलब बेथलेहम ध्यान रखना जहाँ जीसस क्राइस्ट जन्मे थे, है ना, उसकी तरफ ये एक जगह है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट जन्मे थे। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, यहाँ पे पोएट को ना एक भयानक सपना दिख रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं वो डरावना जानवर, वो रफ बीस्ट कौन सा है, वो डरावना जानवर कौन है जो बेथलेहम की तरफ एक अजीब चाल से बढ़ रहा है, स्लॉचेस से बढ़ रहा है, ताकि वो जन्म ले सके, और ये बुराई का जन्म का संकेत है। तो रफ बीट्स की बात करते हैं। Caught in that sensual music, all neglect monuments of uneasing intellect is from। चलिए बताइए, देखिए इसमें एजिंग की बात किया गया है। अनएजिंग की बात किस में करते हैं बताना है यहाँ पे। तो WB Yeats का ये भी है। सेलिंग टू बाइजेंटियम की लाइन है। पोएट कहते हैं कि जवान लोग, यानी कि पोएट आयरलैंड नहीं रहना चाहते, ठीक है। इसमें जो पोएट है ना वो आयरलैंड नहीं रहना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि आयरलैंड में अब बूढ़ों की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे बूढ़ों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे तो वही सब चल रहा है, जवानों की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो पोएट हैं ये कहाँ जाना चाह रहे हैं? आयरलैंड को छोड़ के बाइजेंटियम जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, पोएट कहते हैं जवान लोग जो हैं वो शारीरिक सुख और प्यार के गीतों में इतना बिजी हैं, सेंसुअल म्यूज़िक में बहुत बिजी हैं जो आयरलैंड के जवान लोग हैं। वे महान कला और इंटेलेक्ट यानी कि ज्ञान को अनदेखा करते हैं, जो कभी बूढ़ा नहीं होता। भाई ज्ञान और कला जो कभी बूढ़ा नहीं होता, शरीर क्या है वो तो बूढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे वो आयरलैंड से इसलिए वो बाइजेंटियम जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कला बन के रहना चाहते हैं, हमेशा अमर रहना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखना। कंज्यूम माई हार्ट अवे शिक विद डिज़ायर इज़ अ प्ली इन, ये एक प्ली है, ठीक है, ये एक प्ली है और ये एक प्रार्थना है। किसमें वो करते हैं प्रार्थना? यहाँ पे पोएट ना संतों से प्रार्थना करते हैं, है ना। किससे करते हैं पोएट? संतों से। ये भी लाइनें सेलिंग टू बाइजेंटियम की है। और यहाँ पे जो पोएट है ना वो संतों से प्रार्थना करते हैं कि कंज्यूम माई हार्ट अवे, मेरे दिल को जला दो। जला दो मीन्स मेरे दिल को प्योर कर दो, शुद्ध कर दो। सिक विद डिजायर, मेरा जो दिल है ना वो डिजायर से बीमार है। कौन से डिजायर से? जो वर्ल्डली डिजायर है, संसारिक इच्छाओं से बीमार है। और मैं एक बूढ़े मरते हुए शरीर में फंसा हुआ हूँ। ये कौन कहता है? ये WB Yeats कहते हैं कि मैं एक बूढ़े मरते हुए, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मरने की कगार पे हूँ, उस शरीर में मैं फंसा हूँ, अब मुझे इससे मुक्त होना चाहता हूँ। तो ये प्ली वो किससे कर रहे हैं? सेंट से कर रहे हैं। कहाँ के? बाइजेंटियम के सेंट से कर रहे हैं। समझ में आया? लास्ट में इसी में ये कहना चाहते हैं, मैं एक गोल्ड बर्ड बनना चाहता हूँ, सोने की चिड़िया मुझे बना दो। मैं अभी नेचर की श्रेणी में नहीं आना चाहता। नेचर का जो ये जो चक्र है ना, पैदा होना, जवानी अवस्था, बुढ़ापा, फिर मर जाना, WB Yeats ये बिल्कुल नहीं चाहते। वो कला को पसंद करना चाह रहे हैं जो कभी ख़त्म ही ना हो। समझ में आया? तो इसी में लास्ट में वो बोलते हैं मुझे एक गोल्ड, अगर मेरा नेक्स्ट जो जन्म होगा या मुझे एक गोल्ड बर्ड बनना है, सोने की चिड़िया जो कभी ख़त्म ही ना हो। तो ये ध्यान रखना। विंटर केप्ट अस वार्म कवरिंग अर्थ इज अ फॉरगेटफुल स्नो इज फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी? ठीक है, ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी? जो विंटर है ना वो हमें गर्म रखता है, कवर करके रखता है, और अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो। देखिए ये TS इलियट के द वेस्टलैंड की लाइन है, आपने पढ़ा होगा
अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, उसके बाद ये लाइनें आती हैं, ठीक है। तो ये टी.एस. इलियट की पोएम द वेस्टलैंड से हैं, जो कि एक पैराडॉक्स है। ये जो लाइनें हैं ना, ये एक पैराडॉक्स है, ये एक पैराडॉक्स है। आमतौर में सर्दी ठंडी होती है ना, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गर्म करता है, जो विंटर है वो हमें गर्म कर मतलब कवर करता है। और जनरली देखा जाए तो सर्दी जो होती है वो ठंडी होती है, लेकिन पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्दी ने हमें गर्म रखा है, सुकून में रखा है, क्योंकि बर्फ़ ने क्या किया है, बर्फ़ ने यादों को ढक दिया है। अब सब कुछ भूल कर सोए रहना चाहते हैं हम, क्या है, सब कुछ भूल कर सोए रहना चाहते हैं, लेकिन अप्रैल का जो मंथ है वो आकर हमें जगा दिया, जो हमें तकलीफ दे है। तो वेस्टलैंड, जो कि एक पैराडॉक्स भी है। हरी अप प्लीज इट्स टाइम इज़ अ लाइन रिपीटेड। ये लाइन ना रिपीट होती है, कई बार रिपीट होती है। किस में रिपीट होती है? हरी अप प्लीज इट्स टाइम, ये लाइन कई बार रिपीट होती है। तो वेस्टलैंड में या वेटिंग फॉर गॉडेड हॉलो मैन, तो वेस्टलैंड की ही लाइनें हैं, ये भी ध्यान रखना। ये लाइन वेस्टलैंड के दूसरे भाग में बार बार आती है। जैसे पहला भाग क्या है इसका, वेस्टलैंड का, द ब्यूरियल ऑफ डेड। दूसरा पार्ट कौन सा, दूसरा सेक्शन, अ गेम ऑफ चेस। तो अ गेम ऑफ चेस में बार बार ये लाइनें आती, हरी अप प्लीज इट्स टाइम। तो ये जानते हो, ये एक पब सीन है। ये क्या है, एक पब सीन है, जहां बार बार आवाज़ लगाई जा रही है कि जल्दी करो, दुकान बंद करने का समय हो गया है। तो अगर सिंबॉलिकली रूप से हम देखें तो इसका मतलब जीवन का समय भी खत्म हो रहा है और मौत क्या है, करीब है। जिस तरह एक पब सीन में होता है ना, पब सीन जो पब है वहाँ पे बार बार आवाज़ लगाई, जल्दी करो, दुकान बंद करने का समय हो गया है। अगर हम इसका सिंबॉलिक रूप देखें तो इसका मतलब वो जीवन का समय भी खत्म हो रहा है, मौत करीब है। तो ध्यान रखना इसको। फॉर पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, इट सर्वाइव्स। ये एक स्टेटमेंट कहाँ पे मिलेगा आपको, चलिए इसी में बता दीजिए। ये स्टेटमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये W.H. ऑर्डन की इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स की लाइनें हैं, ठीक है। और ऑर्डन कहते हैं कि पोएट्री लिखने से दुनिया की जो राजनीति है, जो इतिहास है, वो तुरंत नहीं बदलता। मेक्स नथिंग हैपन, पोएट्री लिखने से दुनिया का जो इतिहास है, जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो बदलता नहीं है। बल्कि पोएट्री का काम क्या होता है, घटना बनाना नहीं, बल्कि इंसान के एक्सपीरियंस को जिंदा रखना है। पोएट्री का काम थोड़ी ना होता कोई घटना बनाना और किसी राजनीति, किसी इतिहास में तुरंत बदलना, ऐसा नहीं होता। पोएट्री का काम बस इतना होता है, वो इंसान के अनुभव को जिंदा रखता है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज इज बाई। इसका बताना है, इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज। तो ये भी W.B. येट्स की आखिरी लाइनों में से एक है, W.H. ऑर्डन, ठीक है, W.H. ऑर्डन की इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स के आखिरी लाइनों में से एक है। पोएट कहते हैं यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि इंसान का जो जीवन है, ठीक है, इंसान का जो जीवन है वो समय की जेल में कैद है। कहाँ पे? समय की जेल में कैद है। यानी कि हम सब क्या है, मॉर्टल हैं। फिर भी पोएट का काम है कि वह इंसान को इस छोटे से जीवन में खुशी मनाना, तारीफ करना, प्रेज सिखाना, है ना। W.H. ऑर्डन के ये इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स की लाइन है, ही विल स्टेबल हिज स्टीड इन द रेलिक ऑफ अ ह्यूमन ईयर इज फ्रॉम। इसका बताना है, ही विल स्टेबल हिज स्टीड इन द रेलिक ऑफ अ ह्यूमन ईयर। ये कहाँ की लाइन है? तो ये टेड ह्यू की क्रो अलाइड्स की लाइन है ना, क्रो अलाइड्स। यहाँ पे जो क्रो है ना, वो एक ड्राउनी पावर का सिंबल है। ये इंसान को इतना ट्रिवियल समझता है कि वो मरे हुए इंसान के कान में अपने घोड़े के स्टेबल की तरह यूज़ करने की बात करता है, रेलिक ऑफ अ ह्यूमन ईयर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, बीनीथ इट ऑल डिज़ायर ऑफ ओब्लियन रन्स। ये किसकी थीम है? बीनीथ इट ऑल डिज़ायर ऑफ ओब्लियन रन्स। तो ये किसकी थीम है? तो ये फिलिप लार्किन की पोएट्री वॉन्ड्स की लाइनें हैं, ठीक है। पोएट कहता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन इन सब के नीचे हमारे मन की सबसे गहरी जो इच्छा है ना, वो ओब्लियन है, यानी सब कुछ भूल जाने या मिट जाने की इच्छा, डेथ की चाहत। द पोएट्स नियर द बेल्स आई हियर द पीपल ऑल एक्सल्टिंग डिस्क्राइब द सीन इन। किस में है ये लाइनें भाई? द पोर्ट इज़ नियर, द बेल्स आई हियर द पीपल ऑल एक्सल्टिंग। तो ये वॉल्ट विटमैन की ओ कैप्टन माय कैप्टन की ही लाइनें हैं, उसी से है। और यहाँ पे इन्होंने जहाज़, ठीक है, जो जहाज़ है, जो शिप है, वो अमेरिका यानी कि सिविल वार जीतकर वापस आ रहा है,
अमेरिका जो है वो सिविल वार जीतकर वापस आ रहा है, यहाँ पे शिप को अमेरिका कहा गया है। तो पोएट कहते हैं कि किनारा पास में है, द पोर्ट इज़ नियर, किनारा पास में है। द बेल्स आई हियर, मैं घंटियाँ सुन सकता हूँ। द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, और लोग जीत की खुशी मना रहे हैं। एक्सल्टिंग मतलब खुश, और एक्सल्टिंग मतलब लोग जीत की खुशी मना रहे हैं। उन्हें अभी नहीं पता कि कप्तान जो है वो मर चुका है, यानी कि अब्राहम लिंकन की बात कर रहे हैं। समझ में आया? नेक्स्ट पे आएंगे। फॉलन कोल्ड एंड डेड रेफर्स टू द कैप्टन इन अ पोयम बाई, किसकी पोयम में है? फॉलन कोल्ड एंड डेड रेफर्स टू द कैप्टन। ये जो फॉलन कोल्ड, वो ठंड से मरा पड़ा हुआ है, ये एक कैप्टन को रेफर किया जा रहा है, किसकी? पोयम के थ्रू। तो यहाँ पे ध्यान रखना है अपने, ये लाइन वो कैप्टन माई कैप्टन को मतलब रिफ्रेन है, ये लाइनें जो है ना ये रिफ्रेन है, 2 बार आती हैं। वो कैप्टन माई कैप्टन की ये रिफ्रेन है, बार बार आने वाली यही लाइनें हैं, फॉलन कोल्ड एंड डेड। जहाँ पूरी दुनिया जीत का जश्न मना रही है, वहीं पोएट दुख के साथ बता रहा है कि उसका जो कप्तान है, उसका जो कैप्टन है मीन्स अब्राहम लिंकन जी, वो जहाज के फर्श पे ठंडे और डेड पड़े हुए हैं। टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टार रिक्वायर्ड सोरेस्ट नीड इज़ अ एफोरिज्म बाई, ये एक एफोरिज्म है, किसके द्वारा कही गई है बताना है। टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टार रिक्वायर्ड सोरेस्ट नीड, ठीक है, बताना है यहाँ पे, ये एक एफोरिज्म है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये एमिली डिकिंसन की लाइनें हैं। एमिली डिकिंसन का जो वर्क है, उनकी जो पोइट्री है, सक्सेस इज काउंटेस स्वीटेस्ट, तो उनकी पोइट्री की लाइनें हैं। यहाँ पे पोइटिस कहती हैं कि जो नेक्टर है, यानी कि अमृत, नेक्टर, यहाँ पे नेक्टर का मतलब क्या हुआ? सफलता, सक्सेस। यहाँ पे नेक्टर का मतलब हुआ सफलता। सफलता का असली स्वाद वही समझ सकता है जिसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। सोरेस्ट नीड, सोरेस्ट नीड मतलब जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। जो लोग हारते हैं वही जीत का असली कीमत जानते हैं, जीतने वाले नहीं जानते हैं, ऐसा इनका कहना है। अब ये कहाँ तक सच है? सच ही है ना? बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू स्टे एंड आइस स्टॉर्म्स टू रेफर्स टू, चलिए इसका बताइए। बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू स्टे एंड आइस स्टॉर्म्स डू, ये लाइनें कहाँ मिलेंगी? तो ध्यान रखना, ये लाइनें आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ब्रिचेस की लाइनें हैं। पोएट जो है ना वो ब्रिज के पेड़ों को झुका हुआ देखते हैं, जो ब्रिचेस के पेड़ हैं ना वो झुके हुए हैं। तो पोएट सोचते हैं कि काश ये बच्चों के झूला झूलने से झुके हों, क्योंकि झूला झूलने से पेड़ वापस सीधे हो जाते हैं। लेकिन जब आइस स्टॉर्म आता है, आइस स्टॉर्म आता है, बर्फ़ के तूफान से पेड़ों के हमेशा के लिए झुका, मतलब जो पेड़ होते हैं, जब आइस स्टॉर्म आएगा ना तो जो पेड़ होंगे ना, पेड़ों को वो हमेशा के लिए झुका देगा। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जानबूझ के इमेजिनेशन करते हैं कि काश ये जो पेड़ झुके हैं ये इनको बच्चों ने झुकाया हो। अगर बच्चे झूला झूलते समय झुकाएं तो पेड़ वापस से सीधा हो जाएंगे अपने टाइम पे। लेकिन अगर ये आइस स्टॉर्म से झुके हैं तो मीन्स ये हमेशा के लिए झुका दिए हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। आईड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल एंड देन कम बैक टू इट, ये एक डिज़ायर है, एक विश है, किसकी है? I'd like to get away from earth a while and then come back to eat it. Come back to it. ये एक डिज़ायर है, एक विश है, एक चाहत है। तो ये भी ब्रिचेस की ही लाइनें हैं, ध्यान रखना, ये भी लाइनें ब्रिचेस की है। पोएट यहाँ पे जीवन की जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनसे थक गए हैं। वो कहते हैं मैं कुछ समय के लिए धरती से दूर जाना चाहता हूँ, मीन्स पेड़ पर चढ़कर, लेकिन फिर वापस आना चाहता हूँ। वो कहते हैं मैं मरना नहीं चाहता। वो मतलब एक बार कहते हैं, यहाँ पे अपनी डिज़ायर, अपनी विश कर रहे हैं कि मैं कुछ समय के लिए धरती से दूर जाना, लेकिन अचानक से उनके अंदर डर आ जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार मुझे उठा ले। नहीं 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 नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, बस थोड़ा आराम चाहता हूँ, ब्रेक चाहता हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। तो ब्रिचेस इज़ करेक्ट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं ना मैं थक गई हूँ, दुनिया से आराम चाहती हूँ, तो हम फिर हमारे अंदर एक डर भी आ जाता है ना, दुनिया से आराम नहीं भाई, बस कुछ टाइम के लिए कहीं ऐसा जाना चाहते हैं। डर आ जाता है कि कहीं वाकई में, जैसे बोलते नहीं है कि हमारी निकली हुई बातें कभी कभी सच हो जाती हैं, तो वहाँ पे एक डर भी आ जाता है, नहीं नहीं ऊपर वाले अभी उठाना नहीं। तो उसी तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी यहाँ पे कहते हैं हम तो बस ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब ये होता है ना कि बस हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हम बस कुछ टाइम के लिए दुनिया में ही रहना चाहते हैं, ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। He gives his harness bells a shake refers to, अब यहाँ पे बताना है ये किसको रेफर किया जा रहा है। He gives his harness bells a shake refers to,
देखिए ये भी लाइनें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग से है। ये जो लाइनें हैं स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, वहाँ से है। पोएट जो है ना वो जंगल में बिना वजह रुक गया है, जा रहे हैं वो लेकिन जंगल आ गया है और बिना वजह वो जंगल में रुक गए हैं। उनका जो घोड़ा है ना, जो हॉर्स है, वो काफ़ी कंफ्यूज है और अपनी गर्दन हिला रहा है, जिससे उसकी जो हार्नेस बेल उसकी जो गले की घंटियाँ है वो बजती है। मानो वो क्वेश्चन कर रहा हो, क्या हम गलती से यहाँ रुक गए हैं मालिक, या मुझसे कोई गलती हो गई है मालिक। ऐसा वो घोड़ा नहीं बोल रहा है, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचते हैं, ठीक है, कि लग रहा है घोड़ा ऐसे अपनी जो बेल है वो हिला रहा है, मानो वो पूछ रहा है मुझसे, क्या हम गलती से रुक गए हैं या मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हम यही स्टे करेंगे। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप इज़ अ लाइन फ्रॉम, यहाँ पे बताना है। चलिए 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, आज कम ही लिया था क्वेश्चन। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये लाइनें भी स्टॉपिंग बाय ओट्स की हैं, तो ध्यान रखना है। ये लाइनें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की काफ़ी फेमस लाइन है ये। पोएट जो है ना वो एक बर्फीले शाम को जंगल के पास रुके हैं। वो कहते हैं ये जंगल बहुत प्यारा है, जंगल सुंदर भी है, अंधेरा है, काफ़ी गहरा भी है, तो उनका मन करता है वो वहीं रुक जाए और इस शांति को गले लगा लें। शांति यहाँ पे मतलब मौत को गले लगा लें। लेकिन तभी उन्हें याद आता है उन्हें अभी बहुत काम करने हैं भाई, अभी तो बहुत जिम्मेदारियाँ, पहले उसे पूरा कर लूँ। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। He is there where the tiller is tilling the hard ground refers to God in। चलिए इसका बताइए ये कहाँ पे मिलेगी लाइनें। तो ये मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, गीतांजलि की 11 की लाइनें हैं, गीतांजलि 11 की लाइनें हैं, ठीक है। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो गीतांजलि 11 है वहाँ से लिया गया है। पोएट यहाँ पे कह रहे हैं ना कि ही इज़ देयर वेयर द टिलिंग इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड, मतलब पोएट उन लोगों से कह रहे हैं कि जो मंदिर के अंधेरे कोने में बैठकर पूजा कर रहे हैं। तो पोएट कहते हैं वहाँ भगवान नहीं मिलेगा, भगवान तो वहाँ है जहाँ किसान कड़ी धूप में कठोर ज़मीन जोत रहा है, टिलिंग द हार्ड ग्राउंड, और मजदूर जहाँ पे सड़क बना रहा है। क्योंकि भगवान कहाँ पे मिलेंगे, मेहनत करने वालों के साथ होते हैं, मंदिर में नहीं मिलेंगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव स्पेंट, एक सेकेंड, आई हैव स्पेंट माई डेज इन स्ट्रिगिंग एंड इन अनस्ट्रिगिंग, माई इंस्ट्रूमेंट इज फ्रॉम। इसमें बताना है कहाँ की लाइनें हैं, ठीक है। आई हैव स्पेंट माई डेज इन स्ट्रगिंग एंड अनस्ट्रगिंग, माई इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये भी लाइनें गीतांजलि से ही ली गई हैं, गीतांजलि 12 से ली गई हैं। पोएट को दुख है कि उनका जो जीवन है वो बेकार चला गया है। वो कहते हैं कि मैं अपना पूरा जीवन बस अपने इंस्ट्रूमेंट के तार जोड़ने और खोलने में बिताता हूँ। आई थिंक गीतांजलि 12 है क्या हम लोग में, नहीं है, 11 ही है। चलिए समझा दे रहे हैं इन लाइनों का मतलब क्या है। पोएट को दुख है कि उनका जीवन जो है वो बेकार चला गया, तो वो कहते हैं कि मैं अपना पूरा जीवन बस अपने इंस्ट्रूमेंट के तार जोड़ने और खोलने में बिता रहा हूँ, लेकिन जिस गीत को गाने के लिए मैं आया हूँ वो मैं कभी गा ही नहीं पाया, यानी तैयारी में ही ज़िंदगी निकल गई। खैर ये था है नहीं शायद। द पिजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज डिस्क्राइब द सीन। ये साइंस सीन आपको कहाँ पे मिलेंगी, स्वार्म्स ऑफ द फ्लाइज मैंने पढ़ाया था। जो पिजेंट ऐसे आए मानो मक्खियों का झुंड आया। जब माँ को बिच्छू ने काट लिया तो गांव वाले किसान सब घर में घुस गए और ऐसा आए जैसे मक्खियों का झुंड घुस गया हो। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की लाइन है, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। नजीम एज़ेकिएल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की लाइन है, 1965 में ही आया था। जब पोएट की माँ को बिच्छू ने काट लिया तो गाँव वाले जो पिजेंट्स हैं वो खबर सुनते ही दौड़ पड़े। तो पोएट उनकी तुलना ना स्वार्म्स ऑफ द फ्लाइज से करते हैं, मक्खियों के झुंड से करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे और लगातार वो कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। जैसे मक्खियाँ भिनभिनाती हैं ना, तो वो भी ऐसे धीरे 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 भिनभिना रहे थे, मतलब मंत्र पढ़ रहे थे, इसीलिए उन्होंने स्वार्म्स ऑफ द फ्लाइज कहा। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टू नाइट इज़ अ प्रेयर। चलो ये किसने कहा, ये भी लाइनें आपकी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की ही लाइनें हैं। गांव वालों की प्रार्थना है। गांव वाले थोड़े से सुपरस्टिशियस हैं क्योंकि गांव वाले अंधविश्वासी हैं। माँ जो है वो दर्द से तड़प रही हैं और वे दर्द से तड़प रही माँ के पास बैठकर कहते हैं ये अच्छा है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, क्योंकि इस दर्द से तुम्हारे जो पिछले जन्म के पाप हैं, सिंस ऑफ प्रीवियस बर्थ, वो जलकर क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ओह गॉड। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। द लैंडस्केप इन इट्स ओन मीनिंग इज़ अ फ्रेज फ्रॉम। ये जो मीनिंग है ना, ये जो फ्रेज है ये आपको कहाँ मिलेगा,
तो ये फिलॉसफी की लाइन है। नजीम एज़ेकियल में मिलता है ये फ्रेज लैंडस्केप इन इट्स ओन मीनिंग। ठीक है, ये मतलब ये नजीम एज़ेकियल की फिलॉसफी से है। और पोएट यहाँ पे फिलॉसफी की क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि जब हम ज़्यादा गहराई में सोचते हैं ना तो हम दुनिया की असलियत खो देते हैं, वह सीन को उसके असली रूप में, यानी कि लैंडस्केप इन इट्स ओन मीनिंग देखना, फील करते हैं, महसूस कर, ना कि किसी छिपे हुए अर्थ के साथ। मतलब जैसे आप किसी सीन को देख रहे हो उसके असली रूप को देखो, ज़्यादा देखो, महसूस करो, उसके अंदर क्या छिपा है वो मत देखो। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप ज़्यादा डीप में चले गए ना तो दुनिया की रियलिटी खो दोगे। डोंट राइट इन इंग्लिश दे सेड इज़ अ कॉमेंट मेंशन इन, ऐसा किसने कहा है? तो एन इंट्रोडक्शन में कमला दास जी को सब लोग समझा रहे थे कि भाई इंग्लिश में मत लिखो, ये तुम्हारी भाषा नहीं है। तो कमला दास जी बताती हैं कि कैसे समाज और क्रिटिक और रिश्तेदार उन्हें टोकते रहते थे कि अंग्रेज़ी में मत लिखो क्योंकि अंग्रेज़ी तुम्हारी मदर टंग नहीं है। लेकिन कमला दास ने उनकी बात नहीं मानी और उसी भाषा में लिखा, कहा जिस भाषा में मैंने लिख दिया वही मेरी भाषा हो गई। आई एम सिनर आई एम सेंट इज़ अ डिक्लेरेशन इन, तो एन इंट्रोडक्शन में ही वो बोलती हैं। ठीक है, कमला दास की ये आखिरी लाइनें हैं। पोइटेस यहाँ पे अपनी पूरी पहचान बताती हैं, कहती मैं कोई एक चीज़ नहीं हूँ, मैं ही पापी हूँ, मैं ही सेंट हूँ, और हर औरत के अंदर अच्छाई और बुराई है, प्यार और धोखा दोनों होते हैं, मैं वो हर औरत हूँ। नेक्स्ट पे आएंगे, लेफ्ट डेट एंड डॉटर्स बेड वेटिंग ग्रैंड्स एंड लिस्ट द लेगेसी। लेगेसी में क्या क्या था? ऑबिचुअरी की लाइन है ए के रामानुजन की। तो ये पोएट यहाँ पे सटायर वे में कहते हैं, बता रहे हैं कि उनके पिता मरने के बाद अपने पीछे लेगेसी में क्या छोड़ गए हैं, विरासत में क्या छोड़ गए हैं। तो कहते हैं वो अपने पीछे बहुत सारा डेट छोड़ के गए हैं, बहुत सारा कर्ज छोड़ के गए हैं, कुंवारी बेटियाँ छोड़ के गए हैं, और क्या छोड़ के गए हैं, और एक पोता छोड़ के गए हैं जो बिस्तर गीला करने की उसकी आदत है। यानी वह परिवार के लिए मुसीबत छोड़ गए हैं, कोई दौलत वौलत छोड़ के नहीं गए हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, ही लेफ्ट अस अ चेंज मदर इज़ फ्रॉम। आगे बात करेंगे, ये कहाँ की लाइन है? ही लेफ्ट अस अ चेंज मदर। तो ये भी लाइनें ऑबिचुअरी की ही हैं। पिता की मौत का एक और असर हुआ, मतलब पिताजी जब गए तो अपने पीछे ये सारी चीज़ें छोड़ के गए, लेकिन उनके जाने के बाद एक असर और हुआ कि वो एक मेरी बदली हुई माँ छोड़ गए। मेरी माँ को क्या कर दिए? चेंज कर दिए। यानी कि माँ पहले जैसी नहीं रही, वो विधवा हो गई, दुखी है, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। एक और चेंज वो करके गए हैं। आई हु हैव क्रश्ड द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल इज़ फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ मिलेंगी? आई हु हैव क्रश्ड द ड्रंक ऑफिसर ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे ड्रेक वॉलकॉट जी की पोयम है अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, पोएट यहाँ पे डिलेमा में है क्योंकि उनके अंदर अफ्रीकी और ब्रिटिश दोनों का खून है। उनकी जो दादी थी वो अफ्रीका की थी, उनके जो दादा थे वो ब्रिटिश के थे। तो वो कहते हैं मैं हमेशा ब्रिटिश शासन के क्रूर और शराबी अफसरों को कोसता रहता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश लैंग्वेज और साहित्य से प्यार भी करता हूँ, मैं किसका साथ दूँ। लास्ट क्वेश्चन है, एंड बाय दीज हिम्स ऑल शैल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव इज़ द कंक्लूजन ऑफ। ये लाइनें कहाँ मिलेंगी आपको? ये कंक्लूजन लाइन है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये ना जॉन डन की दी कैनोनाइजेशन की लास्ट लाइन है। कैनोनाइज का मतलब क्या होता है? किसी को मरने के बाद संत घोषित करना, यही होता है कैनोनाइज। किसी के मरने के बाद उसको सेंट घोषित करना। तो पोएट कहता है कि भविष्य में लोग हमारी प्रेम कविताओं को पढ़ेंगे, हमारे हिम को पढ़ेंगे। भविष्य में, इन फ्यूचर, जो लोग हैं वो हमारे हिम को पढ़ेंगे और मानेंगे कि हम प्यार के क्या थे? सेंट थे। हमारे प्यार की मिसाल देंगे, हमारी पूजा करेंगे। ठीक है, तो ये थे लाइनें थी। कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे से समझाया है। बस समझाने का एक ही मतलब है, रिकॉल कराना, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, बस एक रिकॉल कराना रहता है, क्योंकि जब तक रिकॉल नहीं करेंगे, ऐसे तो मुझे भी मज़ा आता है मैं क्वेश्चन पढ़ा के आगे आंसर बता के निकल जाऊँ, उससे ईजी क्या होगा? टाइम भी कम लगेगा, जल्दी से पढ़ा के बोलना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन वो काम नहीं करना है ना, वो काम नहीं करना है, रिकॉल कराना है आपको। ऐसा नहीं याद करा के जाना है, ताकि आपको याद हो जाए। ये लाइनें कहीं पे भी आएंगी, हाँ ये पढ़ा है मैंने, और इसका ना अर्थ, इसकी मीनिंग भी समझ में आती है, क्या मैंने पढ़ा था। तो समझा के एक रिकॉल करा के जाना है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो अगर मैं रिकॉल कराती हूँ आपको, तुरंत आपके दिमाग में आ जाता होगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो रिकॉल कराना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसका पीडीएफ मैंने सारा सेंड कर दिया है,
जो बाकी के जो मैंने PDF थे जो कल परसों पढ़ाए थे वो सब सेंड कर दी। सिर्फ एक PDF में आपको ना टिक नहीं मिलेगा क्योंकि वो बाय मिस्टेक मुझसे सेव नहीं हो पाई थी, वो डिलीट हो गया था, डिस्कार्ड हो गया था मुझसे। लेकिन मैंने भेज दिया तब भी PDF, लेकिन उसमें आपकी टिक नहीं है, आंसर टिक नहीं है आई थिंक कल वाले में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन PDF मैंने सेंड कर दिया है। इसकी भी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे PDF। ओके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। कल के लिए ग्रामर के लिए तैयार रहिएगा। ओके, बाय बाय।